हेलो बच्चा बड़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7.4 के प्रश्न संख्या 4। लास्ट वीडियो हमने 1 से 3 तक प्रश्न कर लिया था। आज हम देखेंगे 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, देखिए कह रहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया कि सबसे छोटी भुजा क्या है, ए बी, और सबसे बड़ी भुजा सी डी। तो दर्शाना है कि एंगल ए, मतलब ये ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी ये बड़ा है एंगल डी से। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया था, हमें दिया क्या गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी सी डी में क्या है, ए बी क्या है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा है। और सी डी क्या है, मैं इसको लिख लेता हूं, जो दिया है उसको लिख लेता हूं। तो चलिए, तो हमें क्या क्या दिया गया था, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा। मतलब ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे छोटी भुजा है, आई मीन सी डी सबसे बड़ी भुजा है। तो सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो अब हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो हमें जितनी भी रूल बताया गया है, जितने भी नियम है, जितना कुछ भी पढ़ा है वो त्रिभुज के लिए पढ़ा है। और हम इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास तो चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के लिए हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने सब कुछ त्रिभुज के लिए पढ़ा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या रचना कर रहे हैं, तो ये जो बिंदु ए दिख रहा है और इस सी को हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हैं। ठीक, बिंदु ए से किसको मिलाते हैं, बिंदु सी को। तो चलिए मिलाते हैं, बिंदु ए से बिंदु सी को मिलाते हैं। देखिए, तो बिंदु ए को सी से मिलाने से देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन गया, एक ये वाला और एक ये त्रिभुज बन गया। तो अब हम किस त्रिभुज में चलेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो चूंकि इस त्रिभुज में हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी क्या है, देखो अब ए बी, देखो ए बी और बी सी को आपको देखिए क्या लग रहा है, ए बी तो सबसे छोटी भुजा हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है, तो बी सी बड़ी भुजा होगी उससे। ठीक, क्योंकि सबसे छोटी भुजा क्या है, ए बी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी सी क्या होगा, बड़ी भुजा होगी ए बी से। तो चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि ए बी बड़ी है किससे, बी सी। तो अब एक चीज नोटिस करो, अगर इस कोण को हम 1 माने, इसको 2 माने, ठीक, इसको एंगल 2, इसको एंगल 1 माने, तो अब देखो, तो जो सबसे छोटी भुजा है उसके सामने वाला कोण होगा क्या, बड़ा होगा, और ये छोटा होगा, क्योंकि सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, देखो ये ए और बी। देखो अब अगर ये भुजा छोटी है, ये भुजा क्या है, छोटी है, और बीसी भुजा क्या है, बड़ी है। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे छोटी भुजा ये है, तो इसके सामने का जो भुजा है, देखो ये बी है और ये 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 1 है। ठीक, तो एंगल 1 जो होगा वो सबसे बड़ी कोण होगा। क्यों, क्योंकि बीसी भुजा हमारे पास क्या है, बड़ी है बीसी, और ए बी क्या छोटी है। तो एंगल 1 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल 2 से, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी भुजा के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बड़ी होती है। और तो अगर बीसी बड़ी है तो इसका मतलब ये एंगल 1 बड़ा होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः एंगल 2 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा ए बी हमें सबसे छोटी है, तो एंगल 2 छोटा होगा किससे, एंगल 1 से। ठीक, क्यों होगा तो हम लिख देते हैं, कारण क्या है इसका, कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। बड़े कोण के, या ये भी कह सकते हैं यहाँ भुजा की ले ले, तो बड़े भुजा के सम्मुख कोण
बड़ी होती है, बड़ी होती है। ठीक, अब आगे देखो, इसको हम मान लेते हैं असमीका। असमीका एक मान लिए। अब आगे देखो, आगे हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज, ये बड़ी वाली त्रिभुज दिख रही है ए डी सी, इसमें चलते हैं। अब त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में देखो कि हमें दिया हुआ कि सी डी क्या है, सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो इस त्रिभुज में जब सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो अभी हम इसके बारे में, इस भुजा एसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अभी, किसके, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो ऑब्वियस सी बात है एडी क्या होगा, सी डी से छोटी भुजा होगी। तो इसी चीज को लिखेंगे हम, चूंकि एडी छोटी भुजा है किससे, सी डी से, क्योंकि सी डी में सबसे बड़ी भुजा दी हुई है इसमें। तो देखो, अब हम इसको एंगल लेके चले, तो अगर इस एंगल, इसको मान ले हम 3 मान ले, एंगल 3 मान ले, और इस कोण को एंगल 4 मान ले। देखो, इसको 3 माने, इसको 4 माने। अब देखो, अगर सी डी भुजा बड़ी है तो इसके सम्मुख कोण कौन है, 3। तो 3 कोण 3 जो होगा बड़ा किससे होगा, कोण 4 से। तो इसी बात को हम यहां लिखेंगे कि अतः कोण 4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब कोण 3 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब क्यों होगा, तो आपको हमने बोला सेम स्टेटमेंट लिखना है। बड़े भुजा के सम कोण क्या होते हैं, बड़ी होती है, तो लिख देते हैं बड़े भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, अब देखो, अब असमीका इसको 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, असमीका 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो क्या चलेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे 1 प्लस 2। असमीका 1 और 2 को जोड़ने पे, तो देखो, एक क्या हमारे पास, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 3, तो हम कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4, उसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। और अब ध्यान से यहां देखो, एंगल 2 और एंगल 4 मिलके ये एंगल सी बना रहा है, एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहा है, एंगल 1। मतलब 2 और 4 मिलके कोण सी बन रहा है, और 1 और 3, कोण 1 और कोण 3 मिलके कोण ए बन रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि कोण सी छोटा है कोण ए से, और इसी को पलट के लिख सकते हो कैसे, कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से। और यही तो हमें प्रूव करना था पहले में, देखिए कि कोण ए जो है वो बड़ा है कोण सी से। यहां देखो, कोण ए बड़ा है कोण सी से। ठीक, तो ये रहा। अब हमें चलना है कि अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या दर्शाना है कि कोण बी जो है वो बड़ा है किससे, कोण डी से। तो इसके लिए अलग से डायग्राम बनता है, उसको मैं बना लेता हूं पहले। तो चलिए, अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, देखो हमें आगे प्रूव क्या करना है कि एंगल बी बड़ी है एंगल डी से। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक रचना करेंगे। तो मैंने यहां लिख दिया कि पुनः रचना क्या करना है, तो बिंदु बी से डी को मिलाएं, जोड़ा, बिंदु बी से डी को जोड़ो। ठीक, तो हम बिंदु डी से बी को जोड़ते हैं। तो ये देखिए, बिंदु बी से बिंदु डी को जोड़ दिया। तो अब हम किस में चलेंगे, त्रिभुज, इसमें चलते पहले ए बी डी, इस त्रिभुज में चले, तो त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, क्या होगा, देखो एडी जो है वो सबसे क्या है, यहां पे देखो ए बी के बारे में देखो क्या दिया हुआ है, ए बी के बारे में हम सवाल है, देखो क्या है, ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, इस त्रिभुज में देखो आप, जब ए बी सबसे छोटी भुजा है तो
तो एडी तो बड़ी होगी किससे, एबी से, क्योंकि एबी इस पूरे चतुर्भुज में सबसे छोटी भुजा है। तो उसके अलावा कोई भी जो भुजा होगा वो एबी से तो बड़ी होगी। ठीक, तो एबीडी में क्या होगा, एडी बड़ी भुजा होगी किससे, एबी से। ठीक, क्यों, चूंकि हम लिख देंगे चूंकि एबी क्या है, सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। ठीक, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अब हम एंगल मान लेते हैं इसको। अब जैसे हमने उसमें 4 माना था, ये होगा एंगल 5 मान लो, इसको एंगल 6, ये एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल 7, और ये एंगल हो जाएगा एंगल 8। ठीक, तो देखो अब इस त्रिभुज में देखो, अगर एडी भुजा बड़ी है तो उसका सम्मुख कोण कौन है, 8, तो कोण 8 बड़ा होगा कोण 5 से। इसी चीज को हम यहां लिखेंगे, अतः कोण 8 बड़ा है कोण 5 से। क्यों, तो हम कारण लिखेंगे, क्यों, क्या कारण लिखेंगे, लंबी या बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बड़ी होती है। बड़े भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, अब चलो इसको हम असमीका, इसको क्या माना था हमने, 2 मान लिया था, तो अब इसको क्या मान लेंगे, असमीका 3 मान लेंगे। अब हम चलते हैं इस वाले त्रिभुज में, देखो किस में चलेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज अब त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में चूंकि देखो अब सी डी भुजा है जो वो सबसे बड़ी भुजा है, हमें सवाल में ही दिया, देखो ये सवाल में ही दिया हुआ है कि सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो सी डी जब सबसे बड़ी भुजा हुई तो ऑब्वियस सी बात है ये बी सी क्या होगा, सी डी से तो छोटी होने वाली है। ठीक, चलो तीसरी बात को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि सी डी क्या है, बड़ी है किससे, बीसी से। क्यों, क्योंकि सी डी सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है, ये बात हमें दिया हुआ है। ठीक, अब बताओ अगर सी डी सबसे लंबी भुजा है तो सी डी के सामने का कोण हो गया 7, तो कोण 7 किससे बड़ा होगा, कोण 6 से होगा। हम तो हमने सीखा है थ्योरम में प्रमेय में कि लंबी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए यहां पे लिखेंगे कि एंगल 7 बड़ा होगा किससे, एंगल 6 से। क्यों भाई, तो लंबे सेम, यही बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ी होती है। सेम स्टेटमेंट आपको यहां लिखना है। ठीक, आप लिख लेंगे। तो आप देखो इसको बोल लेते हैं असमीका 4 बोल लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, असमीका 3 और 4 को ऐड करो आप, तो 3 + 4। ठीक, 3 और 4, तो देखो लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे तो 7 + 8 या 8 + 7 बोल सकते हैं, तो एंगल 8 + एंगल 7। ठीक, अब ये क्या है, साइन किस चीज का है, तो देखो ये बड़े का साइन है, तो बड़े का साइन कोण 5 + कोण 6, कोण 5 + कोण 6। अब ध्यान से देखो यहां कि कोण 7 + कोण 8 ये पूरा एंगल बी बनेगा, कोण बी, और 5 और 6 क्या बनेगा, ये पूरा डी बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 7 + 8 की जगह क्या लिखेंगे, कोण बी, और 5 + 6 की जगह क्या लिखेंगे, कोण डी। और देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, देखिए ये तो हमें सिद्ध करना था, देखिए कि कोण बी बड़ी है किससे, कोण डी से, और ये हमें भी साबित किया। देखो कोण बी क्या है, कोण डी से बड़ी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझिए, कह रहा है कि
आकृति में ये जो आकृति दिया है उसमें क्या है कि पी आर बड़ी है पी क्यूब से, मतलब पी आर देखो ये भुजा, पी आर भुजा बड़ी है किससे, पी क्यूब से, ठीक। और पी एस कोण कोण क्यू पी आर, मतलब पी एस क्या है, ये भुजा, कोण कौन से वाली, क्यू पी आर मतलब ये वाला कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब समान होगा, मतलब अगर आप इसको एंगल 1 माने तो ये क्या होगा, एंगल 2, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिद्ध करना है क्या कि एंगल पी एस आर क्या, पी एस आर मतलब ये वाला कोण बड़ा है किससे, एंगल पी एस क्यू से, पी एस क्यू मतलब इस वाले कोण से क्या है, बड़ा है। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। चलिए, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि पी आर भुजा पी आर बड़ी है किससे, पी क्यू से। तो और क्या दिया था कि पी एस को समद्विभाजित करता है किसको, इसको पी को समद्विभाजित करता है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि पी एस आर मतलब ये कोण बड़ी है इस कोण से, ठीक। तो चलो हम मान लिए कि इसको अब एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको हम एंगल 5 और इसको एंगल 6 मान लेते हैं, ठीक। चलिए, तो उपाधि में हम चलते हैं। सबसे पहले किस त्रिभुज में चलेंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज में चलो, त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर में आप देखिए क्या दिया हुआ है कि पी आर बड़ी है किससे, पी क्यू से, तो इसे जो लिखेंगे हम, चूंकि पी आर बड़ी है पी क्यू से, तो अब बताओ मुझे कि अगर पी आर बड़ी है तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 4, तो कोण 4 बड़ा होगा, कोण 3 छोटा होगा, तो इसी बात को हम लिखेंगे। इसलिए एंगल 4 बड़ा है एंगल 3 से। अब क्यों बड़ा है, आप इतनी बार लिख चुके हो क्या, बड़े भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ी होती है। तब सेम इसी बात को आप यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे, बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़ी होती है और इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1, ठीक, और समीकरण 1 मान लिए। अब चलते, देखो 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है, कौन सा, एक ये त्रिभुज दिख रहा है, एक ये, तो हमसे पहले इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, पी एस क्यू में, या पी क्यू एस बोल लेते हैं इसको। त्रिभुज, या पहले इसको हम आपको एक त्रिभुज बना देते हैं, ये वाला, ठीक। ये हमारा क्या है, एंगल 1 है, और ये एंगल 4, और ये एंगल क्या है हमारे पास, ये 5 है। चलिए, तो ये हमारा P है, S है और Q, तो हम चल लेंगे PSQ में चल लेंगे। त्रिभुज PSQ बोल लीजिए आप, त्रिभुज PSQ में। अब PSQ में आप देखिए क्या है कि आप जानते हो कि ये देखो, ये एंगल 5 जो है वो बहिष्कोण है, बाहर का कोण है, और बहिष्कोण क्या होता है, कोण 1 और कोण 4 के योग के बराबर होता है। तो हम इसी चीज को यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। क्यों होगा, तो बहिष्कोण, ठीक। अब देखो क्या करो, इस 1 को उस तरफ भेज दें, तो एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 5 माइनस एंगल 1, एक ये हो गया। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम फिर से चलते हैं इस वाले त्रिभुज में, कौन से, PSR में। तो PSR क्या है, देखो ये हमारा PSR है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 6 कोण 6 है, और ये कोण 3 है। अब ये PSR में, चलो तो लिखेंगे त्रिभुज PSR में। तो PSR में आप देखिए, ये हमारा बहिष्कोण है,
बहिष्कोण क्या होता है? दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 6। क्यों? तो बहिष्कोण, बहिष्कोण, ठीक। इसको हम समीकरण 3 बोल लीजिए। चलिए, तो अब हम चलेंगे अतः, या अब बोलेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 और 3 से क्या बोलेंगे? तो देखिए, आप एंगल 4 हमें पता है कि एंगल 4 बड़ा है किससे? एंगल 3 से। और एंगल 4 और एंगल 3 हमने निकाल लिया। अब ऐसा करो, यहाँ भी इस 2 को भी उधर भेज दो, तो ये एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 6 माइनस एंगल 2। इसको आप इसको बोलो समीकरण 3, ठीक। तो देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि क्या है, एंगल 4 बड़ा है एंगल 3 से, हमने देखो यहाँ समीकरण 1 से देखा है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हो? एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 माइनस एंगल 1। तो लिखेंगे एंगल 5 माइनस एंगल 1 बड़े हैं। अब एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 6 माइनस एंगल 2, एंगल 6 माइनस एंगल 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इस माइनस 6 लिख दिया मैंने, एंगल 2। अब इस 2 को उधर भेज देते थे, देखो क्या होगा कि एंगल 5 माइनस एंगल 1, और ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस एंगल 2 बड़ा है एंगल 6 से, ठीक। अब देखो, अब और हमें क्या दिया हुआ था? एक चीज क्या दिया था कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर संधिभाजित है। तो एंगल 1 और एंगल 2 है, तो क्या हम इस एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं? तो ये देखो, तो लिखेंगे एंगल 5 माइनस एंगल 1, अब प्लस एंगल 1 की जगह हम 2 की जगह 1 लिख ले, एंगल 6। क्यों लिखेंगे? तो यहाँ कान लिख देते हैं, चूंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, हमें दिया गया हुआ है। तो देखो, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो लिखेंगे एंगल 5 बड़ी है एंगल 6 से। और एंगल 5 क्या है? इस कोण का नाम देखो, एंगल 5 क्या है? एंगल PSR, और कौन 6 कौन सा है? PSQ। तो हम लिख सकते हैं 5 से क्या लिखेंगे? एंगल PSR बड़ी है एंगल PSQ से, एंगल PSQ से। अब देखिए, यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए, एंगल PSR बड़ी है एंगल PSQ से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 रहा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो या फिर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दर्शाएं कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितनी रेखाएं खंड खींची जा सकती है, उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। चलो, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं। यहां एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक। और क्या बोल रहा है कि इस रेखा को मान लो ये MQL एक रेखाखंड मान लेते हैं, ठीक। और इस रेखाखंड पे एक बिंदु ले लेते हैं जो इस रेखा पे स्थित नहीं है, ठीक। तब इस बिंदु से हम यहां एक रेखा खींचे और एक रेखा यहां खींचे, डन। तो देखो, इस पे एक P मान लिए, ये M, और ये Q, पॉइंट को Q मान लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि एक रेखा पर, देखो लिखा है, दर्शाए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक रेखा है, ठीक, जो L रेखा माने, और एक दिया हुआ बिंदु मान लो कि P, जो इस रेखा पे स्थित नहीं है। जितने रेखाएं खंड, इससे बहुत सारी रेखाएं खंड खींची जा सकती है। मैं एक रफ आपको बना देता हूँ। मान लो ये है, तो इससे देखो, इस बिंदु से इस पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब इसका रेखाखंड है इस पे, ठीक। तो इतना डायग्राम को गंदा ना करते हुए मैं एक सिंपल सा लिए है
कि ये है, इस पे एक लंब खींचते हैं, बोला ना कि लंब रेखाखंड सबसे छोटी होती है, तो एक लंब रेखाखंड हम खींच लेते हैं। ठीक, ये क्या है, इसको मान ले हम कि इस पॉइंट को हम n मान लेते हैं। ठीक, इसको मान लिया। अब बोले कि ये रेखाखंड सबसे छोटी है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रेखाखंड है, मतलब जितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है इस बिंदु से इस रेखा पे, उसमें सबसे छोटी जो रेखाखंड है वो लंब रेखाखंड है। बोला ना, उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटी होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या। तो चलो, हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा कि माना L एक रेखा है, L क्या एक रेखा है, और एक बिंदु P जो उस रेखा L पर स्थित नहीं है, ये हमने लिख लिया। अब देखो, आपको यहाँ पे त्रिभुज बनना है, तो हम चलेंगे त्रिभुज। अब देखो, ये लंब है, लंब रेखाखंड, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हम चलेंगे त्रिभुज PNQ में। अब त्रिभुज PNQ में क्या लिखेंगे, तो एंगल 1, अब इस कोण को 1 मान लो, इस कोण को 2 मान लिए, तो अब क्या लिखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अब प्लस एंगल PNQ, एंगल PNQ बराबर 180 डिग्री। क्यू होगा, आपको पता है क्या, त्रिभुज योग त्रिभुज कोण योग गुण से। ठीक, तो अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये क्या तो होगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब है। ठीक, ये हो जाएगा 100, ये 90 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 90 डिग्री। अब देखो, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब ये है कि एंगल 1 90 डिग्री से छोटा होगा और एंगल 2 भी 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि भाई कोई त्रिभुज में एक कोण 0 डिग्री का हो नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः हम लिखेंगे क्या कि एंगल 1 जो होगा वो किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से, और एंगल 1 90 डिग्री कहने का मतलब ये एंगल 3 मान लो इसको, तो 90 डिग्री के अंदर तो एंगल 3 से छोटा होगा। ठीक, उसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि एंगल 2 वो भी छोटा होगा 90 डिग्री से। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, तो एंगल 2 भी छोटा होगा किससे, एंगल 3 से। अब देखो, अतः हम क्या कह सकते हैं, देखो, अगर एंगल 2 छोटा है एंगल 3 से, समझिए, अगर एंगल 2 छोटा है 90 से, और या बोल दो एंगल 2 छोटा है 3 से, एंगल 1 भी छोटा है 3 से, तो अगर ये छोटा है तो ये भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा, देखो एंगल 3 बड़ी है तो एंगल 3 के सामने वाली भुजा PQ बड़ी होगी किससे, तो PN से। और यहां देखो उसी तरह से एंगल 2 के देखो, एंगल 1 के सामने है NQ और एंगल 2 के सामने की भुजा है PN। तो अगर एंगल 3 बड़ी है तो PQ भुजा होगी PNQ से भी बड़ी और PN से भी बड़ी होगी। तो इसी बात को लिखेंगे कि PQ बड़ी है किससे, NQ से, क्योंकि देखो पहले में एंगल 1 के सामने की भुजा कौन सा है, NQ, और अतः ये भी हम कह सकते हैं PQ बड़ी होगी किससे, PN से। देखो, अब हमें इस भुजा का कोई काम नहीं है, क्योंकि PN के बारे में या NQ के बारे में हमसे नहीं पूछा गया, क्या बोला, लंब रेखाखंड पूछा गया। तो लंब रेखाखंड तो हमारे पास PN है, तो देखो PQ और PN, तो PQ बड़ी हो गई, PN छोटी हो गई, तो हम कह सकते हैं अतः हम क्या कहेंगे, अतः हम क्या लिखेंगे, लंब रेखा खंड सबसे छोटी होती है और यही बात हमने बोल रहा था कि उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटी होती है। बस
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहा, और ये इस चैप्टर का 7.4 का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई शंका हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स है ना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं जो भी डाउट होगा, मैं वहां आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा।